अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ कैंसर और हमारी रेफरेंस बुक कौन सी होगी? 10 टीचर्स गायनेकोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन के प्री मैलिग्नेंट लीजन्स का। ये क्या है कि थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है अफेक्टिंग द वुमेन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है कि थर्ड मोस्ट कॉमन है, थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर। वो कौन सा है? सर्वाइकल कैंसर जो है वो क्या है कि थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस कितना है कि पाकिस्तान में क्या है 19.2 है इन 100,000 वुमेन में। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काजिंग फैक्टर है वो क्या है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो लीड करता है प्री मैलिग्नेंट चेंजेस, और फिर प्री मैलिग्नेंट चेंजेस से वो फिर कैंसर में मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन काजिंग फैक्टर क्या है? HPV। HPV क्या है कि इसका मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर और कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि HPV इन्फेक्शन, HPV के आगे टू टाइप्स होती हैं, लो रिस्क होता है और हाई रिस्क होता है। लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क में इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप नंबर 6 एंड 11। और ये क्या करती है? जेनिटल वार्ड्स काज करती है, जेनिटल वार्ड्स। और इसकी जो टाइप्स हाई रिस्क हैं उनमें से कौन कौन से हैं? 16 है, 18, 33, 35, 31, 33 एंड 45। क्या है? 16, 18, 31, 33 एंड 45। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, लो रिस्क में क्या है कि नंबर भी छोटा है, 6 और 11 है। हाई रिस्क में क्या है कि नंबर भी ज़्यादा है, मीन्स कि 11 से तो ग्रेटर ही है ना, 16, 18, 31, 33 तो 45। पहले ये हो गई। इसके अलावा क्या है कि स्मोकिंग, इसका भी रिस्क फैक्टर क्या है? और क्या है? स्मोकिंग है। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेशंस वगैरह, इम्यूनो सप्रेशन जो कि हम ट्रांसप्लांट के पेशेंट में इम्यूनो सप्रेस कर देते हैं उन्हें। इसके अलावा क्या है कि मल्टीपैरिटी, और क्या है? पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्या है? पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और क्या है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल ये थे हमारे पास रिस्क फैक्टर किसके? प्री मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ कैंसर की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस पार्ट पे ज़्यादा, सर्विक्स के कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्री मैलिग्नेंसी के लिए। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि ये हमारे पास इंटरनल ऑस है, ठीक है। इंटरनल ऑस के बाहर जो अंदर वाली इंटरनल ऑस के जो सर्वाइकल कैनाल है वहाँ कौन सा एपिथेलियम होता है? कोलमनर एपिथेलियम होता है। और बाहर क्या है? एक्टो सर्विक्स में क्या है कि स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो जब ये इंटरनल फर्ज करेंगे हमारे पास इंटरनल ऑस है, इसके अंदर का जो एपिथेलियम है वो कोलमनर है। और ये जो अब बाहर का अगर हमें माइक्रो स्पेक्यूलम वगैरह पे एग्जामिनेशन करें सर्विक्स का, तो उसमें क्या नज़र आएंगे कि ये हमें एरिया जो है थोड़ा रेड रेड नज़र आएगा। ये एरिया जो है ये, इसे हम कहते हैं एक्टोपी है। मीन्स के जो इसके अंदर वाले सेल्स है ना, कोलमनर सेल, वो बाहर हमें थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होते हैं। मीन्स के वो कोलमनर सेल जब नज़र आ रहे होते हैं तो वो क्या है कि मोर पिंकिश नज़र आते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो है जब स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो ये इसके ऊपर एक अगर हम कहें कि ये अभी स्टार्ट हो रहा है चेंज होना, तो ये इसका क्या है कि इसका क्या है? न्यू स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, न्यू स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सारे स्क्वेमस सेल्स होते हैं, सारे स्क्वेमस सेल्स होते हैं। तो ये क्या है कि ओल्ड स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन हो गया। और इसके दरमियान जो एरिया है जहाँ पे मेटाप्लेसिया हो रहा है, मीन्स के कोलमनर सेल्स जो हैं वो स्क्वेमस सेल्स में चेंज हो रहे हैं, तो इस जोन को हम कहते हैं कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि नॉर्मल ये सब कैसे हो रहा होता है। पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मली क्या होता है कि एक HPV का इन्फेक्शन हुआ, अगर तो वुमेन जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ नहीं है, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो फिर तो ये इसके इन्फेक्शन के खिलाफ क्या है कि ये इधर ही स्प्रेस हो जाएगा, ये ज़्यादा आगे इन्वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इफेक्टिव है, उसकी डिफेक्टिव है, क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड
इम्यूनिटी। तो उसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट करेगा बेसल सेल्स में। बेसल सेल्स जो है ना एपिथेलियम के, उसमें क्या है, इन्फेक्शन परसिस्ट करेगा। और परसिस्ट करने के बाद क्या है कि ये वायरल डीएनए में चेंज हो जाएगा। वायरल डीएनए में, जब वायरल डीएनए में चेंज हो जाएगा तो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इन सेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन के जो सेल्स हैं वहाँ क्या हो जाएगी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी कहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में। और इसमें क्या है कि रैपिड टर्नओवर होगा फिर बेसल सेल्स का इन एपिथेलियम, रैपिड टर्नओवर होगा सेल्स का। और फिर क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन में ये क्या है, मैलिग्नेंसी की तरफ चले जाएंगे। पहले क्या है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होगी, अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो क्या है कि मैलिग्नेंसी में चली जाएगी। तो ये है हमारे पास पाथवे कि किस तरह एक HPV वायरस ने इन्फेक्शन काज किया, इन्फेक्शन के बाद वो किस तरह मैलिग्नेंसी के स्टेट में गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट वो क्या है कि हमने इसकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है। ये इन्फेक्शन तो हो गया है, हमारा काम है कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, स्क्रीनिंग्स करवाएंगे। तो स्क्रीनिंग्स के लिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो क्या होती है, सर्वाइकल साइटोलॉजी करते हैं। सर्वाइकल साइटोलॉजी। उसके बाद क्या करते हैं, हाई रिस्क HPV टेस्टिंग करते हैं। HR हाई रिस्क HPV टेस्टिंग। फिर क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी मैं आपको ये सारे डिटेल से पढ़ाती हूँ फिर, ठीक है। ये हमारे पास 3 इसके मेथड्स हैं कि हमने स्क्रीनिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सर्वाइकल साइटोलॉजी में क्या होता है। सर्वाइकल साइटोलॉजी, इसमें बेसिकली कि हमारा मेन इसमें मकसद क्या होता है कि हमने सेल्स को एग्जामिन करना होता है अंडर माइक्रोस्कोप। सेल्स को, साइटोलॉजी है ना, मीन्स के सेल्स को हमने एग्जामिन करना है। इसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और सेकंड होता है पैप स्मीयर, जो कि नॉर्मली आपको दिखाया होगा कि आयड स्पेक्चुला होता है, उससे हम स्पेसिमेन लेके उसके स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। और हम दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड होता है और उसमें जो बॉटल सी होती है ना लिक्विड वाली, उसके ऊपर जो ब्रश सा होता है, ब्रश से हम वो सैंपल कैलकुलेट करते हैं और इस लिक्विड बेस्ड जो हमारे पास ट्यूब होती है या फिर कंटेनर कह लें, उसमें रखते हैं और उसके बाद फिर हम उसे एग्जामिन कर लेते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हो गए। एक हमारे पास क्या था, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और सेकंड क्या था, पैप स्मीयर। और इसमें बेसिक अगर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसमें हमें क्या नजर आएगी, डिसकैराटोसिस नजर आएगी। डिसकैराटोसिस या फिर डिसकैरियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट डिग्री ऑफ मेच्योरिटी के नजर आएंगे, डिफरेंट एबनॉर्मल सेल्स नजर आएंगे, एबनॉर्मल सेल्स, क्योंकि हम इसमें सेल्स देख रहे हैं साइटोलॉजी में, तो हमें एबनॉर्मल सेल्स नजर आएंगे। और डिसकैरियोसिस हमें नज़र कैसे आएगी कि अगर हमें साइटोलॉजी के डायग्नोस बना रहे हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो सेल नज़र आ रहे हैं उनकी हाई NC रेशियो होती है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इंक्रीज होती है। उसमें क्या है कि माइटोटिक फिगर्स नज़र आएंगी हमें, माइटोटिक फिगर्स। और क्या है कि न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, शेप्स जो है न्यूक्लियस की वो भी चेंज नज़र आएंगे, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। और क्या है कि न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटेजिया, क्रोमेटिन भी न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटेजिया। और अगर एक HPV का वायरस है, अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उसमें हो गया है और हम उस सेल्स को देख रहे हैं तो सेल्स में फिर क्या नज़र आएगा, कोइलोसाइटोसिस नज़र आएगा, कोइलोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है कि हमें जो सेल्स हैं वो वैक्यूलेटेड नज़र आएंगे, वैक्यूलेटेड सेल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा क्या है, हाइपर कैराटोसिस और मल्टी न्यूक्लिएशन नज़र आएगी, मल्टी न्यूक्लिएशन। ये बेसिकली 3 फीचर्स हमें नज़र आएंगे जब HPV की वजह से प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की। तो स्टेजेस में क्या होते हैं कि सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया में सीन 1, 2 और 3,
तो हम इन कैसे कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बेस में अगर हमें बेसल थर्ड ऑफ एपिथेलियम 1/3 ऑफ एपिथेलियम नज़र आ रही है, उसमें इन्वॉल्व है बेसल 1/3 अगर उसके एपिथेलियम इन्वॉल्व है तो हम उसको कहेंगे कि ये सीन 1 में आ रहा है। अगर उसकी 2/3 इन्वॉल्व है बेसल एपिथेलियम तो किस में आ रहा है, सीन 2 में। और अगर ये इसमें कंप्लीट है एपिथेलियम, इंटायर एपिथेलियम इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि ये सीन 3 है, इंटायर एपिथेलियम। ठीक है। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है बेथेस्डा सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, बेथेस्डा सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, एक लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सिस्टम होता है, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, ठीक है, और एक होता है हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। लो ग्रेड में बेसिकली क्या है कि बॉर्डर लाइन हो या फिर सीन 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये लो ग्रेड में आ रहा है, सीन 1 हो या फिर बॉर्डर लाइन हो, तो ये किस में आ रहा है, लो ग्रेड में। और अगर सीन 2 और 3 हो तो फिर हम कहेंगे कि ये हाई ग्रेड है। ठीक है, सीन 2 और क्या है, सीन 3, तो ये किस में आ रहे हैं, हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम स्क्रीनिंग के इंटरवल्स कैसे करवाते हैं। अगर हमने किसी पेशेंट को रूटीन रिकॉल पे रखना हो, अगर हमने किसी पेशेंट का स्मेयर करवाया है और वो नेगेटिव आ गया और वो लेकिन वो सस्पिशियस थी, तो फिर हम क्या कहेंगे, 25 पर तो हम उसका पहले विजिट करेंगे। 25 से पहले हम इसका कोई रूटीन रिकॉल वगैरह नहीं करेंगे और ना ही हम पैप स्मेयर का टेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर इससे पहले अगर हम टेस्ट लेते भी हैं और नॉर्मली जो है ये चेंजेस जो हैं 2 साल में ठीक हो जाती हैं, और अगर हम टेस्ट ले लेते हैं और हमें डिटेक्शन हो जाती है साल की, फिर हम उसका ओवर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने पहला कब करना है, 25 ईयर्स में फर्स्ट इम्यूनिटेशन देना है, और फिर क्या करना है 25 से 49 ईयर्स तक 3 ईयरली उसे रूटीन रिकॉल के लिए बुलाना है। और फिर क्या है कि 50 से 64 ईयर के लिए हमने क्या है कि 5 ईयरली बुलाना है उसे, मीन्स के 5 साल के बाद उसे बुलाना है। और अगर 65 प्लस हो गई है तो उसमें हम इस सीन में अगर उसका कभी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ तब करवाएंगे, या फिर अगर उसने कोई रिसेंट टेस्ट करवाया है और वो उसका एबनॉर्मल रिजल्ट आए तो भी हम उसे रिकॉल के लिए बुलाएंगे। ठीक है। और ये तो होगी। और ये जो हमने ये सीन की क्लासिफिकेशन पढ़ी, इसमें क्या है कि अगर 1/3 बेसल है मीन्स कि ये माइल्ड डिस्कैरियोसिस है, ये माइल्ड डिस्कैरियोसिस है। और अगर 2/3 इन्वॉल्व है तो क्या है, मॉडरेट डिस्कैरियोसिस। और अगर इंटायर एपिथेलियम इन्वॉल्व है तो हम उसे कहते हैं कि ये स्वेयर डिस्कैरियोसिस होगी। है स्वेयर डिस्कैरियोसिस मीन्स कि कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, जो एपिथेलियम में ही रहे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस ना करे। तो ये थी हमारे पास सर्वाइकल साइटोलॉजी के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि HRHPV टेस्टिंग कैसे करते हैं। HRHPV टेस्टिंग, HR हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग, ये बहुत मोर सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है देन साइटोलॉजी। और ये इसमें क्या है कि अगर हमने HRHPV का टेस्ट किया है और ये हमारे पास इसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो वो नेगेटिव आ जाता है और या फिर पॉजिटिव आ जाता है। अगर नेगेटिव आता है तो हमने उसे पेशेंट को क्या करना है, रूटीन रिकॉल के लिए बुलाना है, रूटीन रिकॉल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि रूटीन रिकॉल में हमने कौन सा कैसे फॉलो करनी है ईयर्स को। और अगर पॉजिटिव आता है फिर हमने क्या करवानी है, कोल्पोस्कोपी करवानी है, कोल्पोस्कोपी। ठीक है। तो ये थे हमारे पास बॉर्डर लाइन चेंजेस के लिए। ये हमने कब किया, बॉर्डर लाइन चेंजेस आ रही हैं, बॉर्डर लाइन चेंजेस, या फिर सीन 1 था मीन्स के माइल्ड डिस्कैरियोसिस था। और अगर हाई ग्रेड डिस्कैरियोसिस आए तो फिर तो हमने, अगर हमारे पास आए हाई ग्रेड डिस्कैरियोसिस तो फिर हमने कोल्पोस्कोपी ही कराना है, कोल्पोस्कोपी करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम HRPV टेस्टिंग करवाएं या ना करवाएं, हमने कोल्पोस्कोपी लाजमी करवाना है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कोल्पोस्कोपी की। कोल्पोस्कोपी क्या होती है, कोल्पोस्कोपी ये बेसिकली एक मेथड है। इसमें क्या है कि आउट पेशेंट एग्जामिनेशन करते हैं मैग्नीफाइड सर्विक्स का, सर्विक्स को मैग्नीफाई करके हम उसका करते हैं एग्जामिनेशन।
और इसमें हम लाइट सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें मैग्नीफिकेशन कितनी होती है 5 to 20 फोल्ड होती है, ठीक है, 5 to 20 फोल्ड इसमें हम मैग्नीफाई कर देते हैं। और इसमें हमने जो रीजेंट यूज़ करने हैं वो क्या है 5% एसिटिक एसिड है, 5% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करता है कि जो हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं उन्हें कोएगुलेट कर देता है। जब कोएगुलेशन हो जाएगी न्यूक्लियोप्रोटीन्स की तो हमें जो सिन वाला एरिया है वो हमें वाइट नज़र आएगा, वो हमें वाइट नज़र आएगा, एसिटो वाइट नज़र आएगा। इसके अलावा हम क्या है कि लुगोल्स आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं, लुगोल्स आयोडीन। ये बेसिकली क्या करता है कि जो सिन वाला एरिया होगा ना वो हमें येलो नज़र आएगा ड्यू टू लैक ऑफ ग्लाइकोजन, उसमें ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है ना तो फिर वो हमें येलो नज़र आएगा, येलो नज़र आएगा। कौन सा एरिया? जो सिन वाला एरिया मीन्स के सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया वाला एरिया वो हमें येलो नज़र आएगा। और जो नॉर्मल होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन। तो बेसिकली जब हमने लुगोल्स आयोडीन टेस्ट किया है तो उसमें ये तो नेगेटिव चेंज आ रहा है ना, और यहाँ इसने कलर चेंज कर लिया नॉर्मल वाले ने तो पॉजिटिव आ रहा है। तो मीन्स जब इसकी नेगेटिव चेंजेस आएगी ये हमारे लिए मैटर करती है और इसकी एसिटिक एसिड वाले टेस्ट की पॉजिटिव चेंजेस मैटर करती है, ठीक है। तो जब भी एसिटिक एसिड की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आए और आयोडीन की वजह से नेगेटिव आए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास वो प्री मैलिग्नेंस की कंडीशन प्रेजेंट है। तो उसके बाद हमने बायोप्सी वगैरह करवानी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कोल्पोस्कोपी वगैरह। और कोल्पोस्कोपी में हम बेसिकली नज़र क्या देखते हैं कि एटिपिकल ब्लड वेसल्स वगैरह नोट करते हैं, एटिपिकल ब्लड वेसल्स, मोज़ेसिज्म पैटर्न बेसिकली हमें नज़र आता है इसमें। और ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रोसीजर्स थे जिसकी वजह से हमने इन्वेस्टिगेट किया है। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ और अब हम बात करेंगे, ये हमारे पास थी स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हमारे पास रह गई ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक एक्सियनल मेथड्स होते हैं और दूसरा क्या है एब्लेटिव मेथड्स होते हैं। क्या है? एक्सियनल और दूसरा क्या होती है एब्लेटिव्स, ठीक है। एक्सियनल मेथड्स में क्या है कि हमारे पास लेड्स का मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेड्स। इसमें क्या है कि लार्ज लूप एक्सियन ऑफ ट्रांसमिशन जोन, लार्ज लूप एक्सियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इसके अलावा क्या है लेज़र ट्रांसफॉर्मेशन जोन एक्सियन, लेज़र ट्रांसफॉर्मेशन जोन एक्सियन कि हमने उस एरिया को एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा है नाइफ कोन बायोप्सी, नाइफ कोन बायोप्सी। और क्या है लेज़र कोन बायोप्सी, लेज़र कोन बायोप्सी। और क्या है लूप कोन बायोप्सी। और एंड पे क्या है कि हिस्टेरेक्टमी। ये हमारे पास ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एबिलेटिव मेथड होते हैं, लेकिन एबिलेटिव मेथड्स का नुकसान ये होता है कि इसमें हमें स्पेसिमेन नहीं मिलता जिसके हम हिस्टोपैथ वगैरह करवा के पता चले कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है या फिर मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो इसके लिए हमें कौन से एबिलेटिव के लिए क्रायोकॉट्री है, क्रायोकॉट्री। और क्या है इलेक्ट्रोडायाथर्मी, इलेक्ट्रोडायाथर्मी। कोल्ड कोएगुलेशन, कोल्ड कोएगुलेशन। और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट अगेन से बता देती हूँ कि कब हमने कोल्पोस्कोपी कब करवानी है, HPV कब करवाना है, इसकी प्रोटोकॉल्स क्या कैसे फॉलो करना है, फॉलोअप के लिए कब बुलाना है, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है।